मैडम वालेकुम। मैंने पूछना था, कल हमने जो ट्रेंड मीन पढ़ा था वो सिर्फ अनग्रुप डाटा के लिए है कि वो ग्रुप डाटा के लिए भी होता है? वो ग्रुप डेटा के लिए इतना होता है कि क्लासेस के बारे में कहा जाए, ट्रेंड मीन जो होता है ना वो वैसे ही होता है अनग्रुप डेटा के लिए। डेटा के बारे में आपने किया ना कि आपने डेटा को ट्रेंड किया, ये होता ही अनग्रुप के लिए। ओके मैडम, थैंक यू। जी चलें, अब हम स्टार्ट करने लगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंसेस। कल फर्स्ट टू हमने पढ़ी थी लेकिन मैं अभी रिपीट कर देती हूँ फिर से। Variances of any constant term is always equal to zero, that is variance of A equals to zero. Variance is independent of origin. It remains unchanged when a constant is added or subtracted from each observation of the variable x. Variance is independent of origin. Origin means the starting value, the constant term. It remains unchanged. ये चेंज अनचेंज रहता है जब हम कांस्टेंट को भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ वेरिएंस ऑफ x प्लस a इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x। इसके आगे अगर हम लिखें वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ a, तो वेरिएंस ऑफ a जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया वेरिएंस ऑफ x। और यहाँ ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा। The variance is multiplied or divided by the square of the constant. The variance is multiplied or divided by the square of the constant when each observation of the variable x is either multiplied or divided by constant term. देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आपके पास एक कांस्टेंट टर्म ऐड होती है और वो जब आप उसको वेरिएंस से बाहर निकालते हैं तो वो स्क्वायर टर्म्स में बाहर निकलती है। कांस्टेंट जो है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है या कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डिवाइड हुआ होता है, जब आप उस पर वेरिएंस अप्लाई करते हैं, वेरिएंस अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है हम उसे बाहर निकाल देते हैं वेरिएंस से। जब हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं वेरिएंस से तो वो स्क्वायर टर्म में बाहर निकलती है। कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास स्क्वायर टर्म में बाहर निकलती है, जैसे स्टेटमेंट कह रही है द वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट। इट्स मीन जो आपने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाली है वो किस टर्म में बाहर निकलेगी, स्क्वायर के टर्म में बाहर निकलेगी। The variance of the sum or the differences of the two independent variables is equal to the sum of their respective variances. The variance of the sum, पहले तो उन्होंने कह दिया the variance of the sum or the differences of the two independent variables. Sum और differences, differences का मतलब होता है subtraction, मतलब इनके दरमियान में जो subtraction है। Sum or subtraction or differences of the two independent variables. Two independent variables may be x and y is equal to the sum of their respective variances. यहाँ सन लिख दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक, sum of their respective variances है। Variance of x plus y equals to variance of x plus variance of y. Variance of x minus y equals to variance of x minus variance of y. Oh sorry, variance of x plus variance of y. अब देखिए दोनों में सम है क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रही है द वेरिएंस ऑफ द सम और द डिफरेंसेस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। वेरिएंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान में नेगेटिव साइन आता है और जब हम वेरिएंस अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। पहली हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी कि वेरिएंस कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है लाइक दिस, ax जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इस पे वेरिएंस अप्लाई किया। अब ये कांस्टेंट टर्म जब हम इसको बाहर निकालेंगे, ऐसे ही करते हैं हम हमेशा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल देंगे, वो किस टर्म में बाहर निकलेगी, वेरिएंस के टर्म में बाहर निकलेगी, ओ सॉरी स्क्वायर टर्म में बाहर निकलेगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास x y a है, डिवीजन के साइन है। आप मुझे बताइए कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ट्राई कीजिए और बताइए। 1/a का स्क्वायर into v of 1/a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अब अगर इस तरह मैं लिखूं, मेरे पास दो स्टेटमेंट में यहाँ लिखने लगी हूँ।
इसको कैसे लिखेंगे ये? जी बताइए, इसको हम कैसे लिखेंगे? एक सेकंड। Vx फर्स्ट टर्म, plus ये वो जो है वो तो जीरो हो जाएगा ना। फर्स्ट टर्म में आंसर क्या आएगा आपके पास? Vx v ऑफ x है। v ऑफ x आएगा क्योंकि v ऑफ 4 जो है वो जीरो हो जाएगी फॉर इन एनी कांस्टेंट टर्म। ओके, इसको कैसे लिखेंगे जी बताइए? V of x मैम जी जी, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगा तो मैं ही minus ठीक बताऊंगी। मैम वो minus भाई बता रहे हैं ना तो मैं इसलिए चुप कर रही हूँ। ठीक है, v ऑफ x माइनस minus 1 upon हम्म 16 हम्म V of x. ओके जी, अब आप बताइए कि क्या हमने ये ठीक बताया? मैम इस तरह भी कर सकते हैं फिर आगे सिंप्लीफिकेशन हो, लेकिन इसको अंदर सिंप्लीफाई करके फिर अगर बाहर निकाला जाए तो वो बेटर रहेगा। वो भी बेटर रहेगा, चलें उससे भी आंसर क्या आता है आपका? और मुझे ये बताइए कि मैम उन्होंने ये मुझे स्टेटमेंट ठीक लिखवाई कि नहीं, एक दफा ट्राई। मुझे लगता है गलती है कहीं। मैम प्लस आना है। प्लस एग्जैक्टली आना है प्लस मैम। आना है, यस प्लस आना प्लस है आना मैम। है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बीच में प्लस माइनस हो, जब आप अप्लाई करेंगे वेरिएंस तो जो प्लस माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक होगा जी। अगर आप करना चाहें, आप चाह रहे थे कि मैम मैं एलसीएम ले लूं लाइक दिस, ऐसे 4x माइनस यस एक्स मैम। ओवर 4, दूसरा भी ले सकते हैं, आंसर तो एक जैसे ही आएगा ना तकरीबन। जब आपने यस इसमें मैम। वेरिएंस अलग अलग अप्लाई किए फिर आप नीचे भी अलग अलग अप्लाई करेंगे, ऐसे ही है ना? यस मैम। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये इसमें देखिए कि थर्ड प्रॉपर्टी भी आ गई और फोर्थ प्रॉपर्टी भी आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास ये आ गई साइन वाली, और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली आ गई। ठीक हो गया, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करना। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी इनकी, बस आपने मेन पॉइंट्स इनके याद रखने हैं कि ये हो सकते हैं मैं ऑब्जेक्टिव वे में पूछ लूँ या कोई डेफिनेशन पूछ लूँ जैसे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो? नो मैम। एमसीक्यूज आएंगे मैडम? जी जी, एमसीक्यूज। वो एक्चुअली में अभी पेपर नहीं मैंने पूरा बनाया है, तो मैं इस पे आप कुछ कह नहीं सकती क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो तो बना लिया है। मीन्स क्वेश्चन जो है जो जो देने हैं वो तो मैंने बना लिए हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया मैंने अभी। वो मैं सोचना है कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं या एमसीक्यूज देने हैं। इस वीकेंड में मैं आप लोग को बता दूंगी आपको सीआर को कि मैंने क्या किया। ठीक है, आप लोगों ने देखेगा छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो है इनको भी अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड ही मैं एमसीक्यूज भी पूछ सकती हूँ और ऑब्जेक्टिव वो लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ। 20 नंबर का आपका एग्जाम है ना ये, मिड टर्म। यस। यस मैम 20 मार्क्स है। अब हम स्टार्ट करने लगे मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन हमने पढ़े थे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेकिन आपके कोर्स में रिमेनिंग और भी बहुत हैं। बाकी जो हमारे मिस हो गए हैं वो आज उनको स्टडी करें, मुश्किल नहीं है वो भी, वो इजी ही है। वही पॉइंट
Measures of dispersion for group and ungroup data range, interquartile range, mean deviation, variance, standard deviation and coefficient of variance. हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड मीन डेविएशन। आपकी स्क्रीन नहीं नजर आई। क्या हुआ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मैम ब्लैक है। आ रही है मैम। मेरी तरफ से तो सबको शो होनी चाहिए। अब अपना चलिए मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। यस यस मैम चलिए मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ठीक 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 कर लीजिए। जी फर्स्ट रेंज। रेंज से तो आप लोग को आइडिया होगा कि व्हाट इज रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। अब हम जैसे हमारे पास डिस्पर्शन की टू टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास सेम यूनिट का डाटा होता है और रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास रेशियो की फॉर्म में डाटा होता है, इन अ फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, इन फॉर्म ऑफ रेशियो वी हैव अ डाटा। और जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज दो डिवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स भी कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए इन डिविजन फॉर्म the units will be cancelled, so relative dispersion is independent of units. The definition of the range is it is the difference between the highest and the lowest value of the data. Now the absolute dispersion for the range is equals to maximum value minus minimum, or highest value minus smallest value. Relative dispersion stated as coefficient of dispersion equals to, ये भी easy है, maximum value minus minimum divided by maximum plus minimum, या highest minus smallest divided by highest plus smallest. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, जहां पे भी इनमें डिस्पर्शन की फॉर्म में कोएफिशिएंट का वर्ड यूज होगा, वहां पे आपने समझना है कि रिलेटिव डिस्पर्शन है। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन में हम कोएफिशिएंट का वर्ड यूज करते हैं विच डिफाइंड द डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स। I repeat, range is the difference between the highest and the lowest value of the data. Absolute dispersion, range equals to maximum value minus minimum. Relative dispersion equals to coefficient of dispersion equals to highest value minus smallest divided by highest value plus smallest. This is an example, a small example. Data 1 equals to 3, 8, 2, 5, 6, 9, 10. Now the range is highest minus smallest. You can see the smallest value is 2 and the highest value is 10. 10 minus 2 equals to 8. Now the coefficient of dispersion stated as maximum minus minimum. What is maximum? 10 minus minimum 2 divided by 10 plus 2 equals to 0.67. So 0.67 is the coefficient of dispersion for each. Now the quartile deviation. Quartile deviation is the half of the differences between the third and the first quartile deviation. Statement हमें क्या कह रही है? Quartile deviation is the half mean 1/2 is the half of the difference between the third and the first quartile. Quartile है, डेविएशन यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मैं ठीक कर दूंगी। Quartile deviation is the half of the difference between the third and the first quartile. अब third and first quartile कैसे कैलकुलेट करना है for ungroup and group data you already know. अब उन्होंने कहा है कि is the half of the differences, इसका मतलब है कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका हाफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सेस डिस्पर्शन का
क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो डिवीजन का साइन आ हो सकता है, कुछ स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं। ये डिवीजन का साइन ऐसे किसी वेरिएबल के साथ डिवाइड नहीं किया, ये उन्होंने हाफ बताया इसलिए हमने 1/2 किया है। हाफ की वजह से हमने 1/2 मीन्स हमने 2 के साथ डिवाइड किया, हमने किसी वेरिएबल के साथ तो डिवाइड नहीं किया ना। Q3 माइनस Q1 इन दोनों का डिफरेंस, जैसे हमने रेंज माइंड में लेके हैं, इसको कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन का दूसरा नाम है, आप लोग लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नोन एज interquartile range. Quartile deviation is also known as interquartile range. Inter mean half, quartile range, the range of the quartiles. अब देखिए कि क्वार्टाइल्स में कितने आपके पास क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। इनकी रेंज क्या होगी, हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल। तो आपके पास हाईएस्ट कितनी है Q3 और स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल आपके पास क्या है Q1। तो आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, Q3 माइनस Q1। अब बात हुई थी हाफ की, इसलिए हाफ की वजह से हमने इनको डिवाइड कर दिया बाय 2। नाउ द रिलेटिव डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। याद कीजिए कि रेंज के अंदर भी हमारे पास ऐसे थे, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। इसी तरह हम इसमें कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन में देखते हैं, हाईएस्ट क्वार्टाइल मीन Q3 माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। जी ओके जी, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए? अब देखिए क्वार्टाइल्स जो है ना Q1 Q3 की, अब आपने क्वेश्चन से देखना है कि वो आपके पास ग्रुप है या अनग्रुप डेटा है। जी by using formula Q1 and Q3 we calculate ये किसी डेटा से हमने कैलकुलेट किया था, Q1 equals to 62.59 and Q3 equals to 82.14। now quartile division or interquartile range equals to half of differences between Q3 and Q1. Q3 minus Q1 divided by 2, Q3 is 82.14 and Q1 is 62.59 divided by 2 equals to 9.78. Now the coefficient of quartile deviation equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. वैल्यूज पुट कीजिए तो आपके पास आंसर आ गया 0.135। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? नो। थर्ड है हमारे पास मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के लिए मेरी स्लाइड को फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पहले भी हमारी ये गोल 4 में कोई प्रॉब्लम थी। यस मैम, स्लाइड्स वाइट नजर आ रही है। हाँ जी, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया। एक्चुअली पता नहीं सिर्फ ये गोल 4 वाली स्लाइड में क्यों इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी सारी स्लाइड्स जो है वो क्लियर है, मेरी सीन होती है। ये मैंने जो है शेयर कर ली है। अब हम पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है मीन डेविएशन। Mean deviation, it is defined, the mean deviation of a data is defined as the arithmetic mean of the absolute deviation from the mean. It is defined as the arithmetic mean. Arithmetic mean हमने find करना होगा किसी statement का sum divided by n of the absolute deviation. Absolute का मतलब क्या होता है? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि absolute term का मतलब क्या होता है? जब हम किसी नंबर का absolute लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, एग्जैक्टली। अब वो मैग्नीट्यूड जब हम किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? वो मतलब मैक्सिमम से मिनिमम को जब डिवाइड करते हैं तो वो डिस्टेंस मिल जाता है। नहीं, अगर मैं किसी नंबर का लाइक
-4 का मैग्नीट्यूड वो एब्सोल्यूट लेती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? मैम पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर। मैथमेटिकल वे में जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं किसी भी नंबर का तो हमारे पास वो नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देता है। अब उन्होंने कहा है मीन डेविएशन ऑफ अ डेटा इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन वही मतलब है सम डिवाइडेड बाय n ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब हमने एब्सोल्यूट लेने हैं किसका? डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन से अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ओरिजिनल नंबर फ्रॉम द मीन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब है सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने जो है अपने ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करना है। डेविएशन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। मीन डेविएशन of a data is defined as arithmetic mean of the absolute deviation from the mean। अब हमने इस डेफिनेशन से अपना फॉर्मूला बनाना है, ठीक हो गया? For ungrouped data, the formula for the absolute dispersion is mean deviation equals to sum divided by n। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ sum divided by n, ये arithmetic mean हो गया। इसके आगे लिखा था of the absolute। अब मैंने दो बार्स बनाई है। This shows the absolute term and deviation from the mean, मतलब ऑब्जर्वेशन को हमें अपने मीन के साथ माइनस कर देना है x minus x bar, where x bar equals to sum x divided by n। Now the relative dispersion is coefficient of mean deviation equals to mean deviation which is calculated in absolute dispersion divided by mean। सिंपल सा है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैम क्या एक्स है? बाय मीन मीन है ना मैम? जी 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 एक्स बाय मीन है ना, एक्स बाय मीन। एक्स बार मीन है, बिल्कुल एक्स बार मीन है, ठीक है। मीन का ही फॉर्मूला है ना सम एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। जी ठीक हो गया। मीन डेविएशन लाइन बोलने लगी हूँ मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा देन द रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इसकी बात इसको जरा गौर से सुनिए। मीन डेविएशन गिव्स मोर इंफॉर्मेशन about the observations or about the data than the range or the quartile deviation। क्यों? इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से रिलेट करेंगे? मीन डेविएशन जो है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है देन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, बिकॉज मीन डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेशन, बिकॉज मीन डेविएशन इज डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे x आ गया इसका मतलब है कि वहां पे सारी वैल्यूज आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डेटा 1 2 3 4 5 तो आपने सारी x वैल्यूज ले ली, तो इसका मतलब है मीन ने सारी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, इट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा देन रेंज। रेंज जो है हमें जस्ट मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बाकी जो सेंटर में जितनी वैल्यूज है वो उसको इलिमिनेट कर देगा। क्वार्टाइल डेविएशन में भी हमारे पास Q3 और Q1 की इंफॉर्मेशन आएगी, Q2 की इंफॉर्मेशन वो इलिमिनेट कर देगा। इसलिए हमारे पास जो मीन डेविएशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है एज कम्पेयर टू रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। यही से छोटी छोटी बातें जो है नोट डाउन करिए कि नहीं हो सकता है मैं इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ लूं, ठीक है। मीन डेविएशन गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन द रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब आ जाते हैं फॉर ग्रुप डेटा। For group data, the absolute dispersion is mean deviation equals to sum f absolute deviation from mean x minus x bar divided by sum f। याद कीजिए कि आप देखिए मीन को देख लीजिए sum f x divided by sum f। जब हम मीन फाइंड करते हैं तो हम sum f x को साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लेते हैं और डिवाइड करते हैं सम f से। इसी तरह हमने मीन डेविएशन में भी ये करना है कि हमने इसको डिवाइड कर दिया सम f से, लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी f के साथ कर दिया और सम फाइंड कर दिया। नाउ द रिलेटिव डिस्पर्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सिंपल। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों का आंसर सेम, फॉर्मूला सेम है रिलेटिव डिस्पर्शन का, लेकिन दोनों का मीन डेविएशन और x बार तो डिफरेंट ही आएगा ना। इसमें आपके पास
अनग्रुप डेटा से मीन डेविएशन और एक्स बार आएगा। इसमें आपके पास ग्रुप डेटा से मीन डेविएशन और एक्स बार आएगा। जी जी मैम जिस तरह हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ा था जिसमें ना डिविएशन जो मीन से निकालते थे, मतलब कि कितना डिस्पर्शन है, इसी तरह जो मीन डिविएशन है, क्वार्टाइल डिविएशन है और जो कोएफिशिएंट डिविएशन, ये फिर क्या करते हैं? क्या ये कोएफिशिएंट से वेरिएशन बताता है? ये भी dispersion? डिस्पर्शंस बताते हैं आपको, ये भी डिस्पर्शंस मत- बताते हैं। मैम ये मीन डिविएशन जो है ये मीन से जो डिस्पर्शन है वो बताता है जिस तरह। ये जी जी बिल्कुल, मीन डेविएशन जो है ना कि वो आपको बता देगा कि आपने अगर एब्सोल्यूट टर्म ले ली है, उसमें हम वेरिएंस में क्या करते हैं, स्क्वायर टर्म लेते हैं। इसमें हम मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन से बाकी वेरिएंस कितनी वेरी करती है, मीन से नहीं। मीन डेविएशन एक सेंटर पॉइंट में आ जाएगा आपके पास, उससे बाकी वैल्यूज जो है वो कितनी डिस्पर्स कर रही है, उनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितनी स्प्रेडनेस है, वो आती है हमारे पास डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होती है? डेटा फ्रॉम द मीन, डेटा फ्रॉम द मीन होती है। इस तरह हमें पता चलता है कि हमारी जो मीन और जो डेटा के दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितनी स्प्रेडनेस है, वो हमें डिस्पर्शन बताते हैं। अब इसमें वेरिएंस में स्क्वायर टर्म की फॉर्म में बताता है और इसमें हमें बताता है एब्सोल्यूट टर्म की फॉर्म में डिस्पर्शन मैम बताता है। मैम ये जो डिस्पर्जन पॉइंट बताता है या फिर डिस्पर्जन से बताता है कि यानी इस पॉइंट से फिर जितना डिस्पर्जन हो वो मीन हाँ, ये मतलब हुआ ना कि आपका मीन के साथ नंबर के दरमियान में कितना डिफरेंस है, वो डिस्पर्शन है आपके पास। डिस्पर्शन बताता है कि डेटा कितना बिखरा हुआ है, करीब है उसके या बहुत दूर है। मैम जिस तरह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था एक पॉइंट बताता था कि ये डिवीजन एक अंदाजा बताता है, इसी तरह मीन डिवीजन भी एक अंदाजा बताता है एक कि अंदाजा, इतना बिल्कुल सही है। बिल्कुल 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 ये ठीक सही है, ठीक। अंदाजा बता। लेकिन फर्क इतना आ जाता है कि मीन डेविएशन में हम लोग जो डेटा है ना वो एब्सोल्यूट टर्म में ले लेते हैं, उस पे हम वेरिएंस में जो डेटा है ना वो स्क्वायर टर्म में लेते हैं। ओके मैम। ठीक है जी। अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करेंगे तो हमारी क्लेरिफिकेशन होगी। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द डेटा x इक्वल्स टू 10 20 30 40 50। सोल्यूशन, अब ये डेटा देखिए, देखने में तो हमें ये अनग्रुप ही लग रहा है, इसलिए हमने अनग्रुप डेटा, अनग्रुप फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन डेविएशन इक्वल्स टू सम absolute x minus x bar divided by n. Steps. First find mean by using a formula x bar equals to sum x divided by n, and then subtract mean from the data x minus x bar and apply absolute sum it. अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट टर्म हमने क्यों अप्लाई की है। इसकी भी एक रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एब्सोल्यूट टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा ये करवाऊंगी। मीन की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताऊंगी कि हमने एब्सोल्यूट टर्म की हमें मीन डेविएशन की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगी इसलिए। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, सम ऑफ डेविएशन मीन द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इक्वल्स टू 0। ये मीन की एक प्रॉपर्टी है। मीन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ कि x को आपने जब x बार से माइनस किया, डेविएट किया, फिर आपने उसका सम लिया तो वो किस टर्म के इक्वल आ जाएगी? 0। क्यों? इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द डेटा इज, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे बताइएगा। 1 2 3 4 एक डेटा है फॉर एग्जांपल, इसका बताइए x बार क्या आएगा। प्लीज कैलकुलेटर अपने पास रखिए और मुझे बताते जाएं। हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा प्रूव करते हैं। 2.5 x बार इसका 2.5 आ गया, राउंड ऑफ करके आए कि आया जिससे 2.5 है। मैम मैम 2.5 ही है। 2.5 ही आया, ओके। चलिए अब इसको माइनस कीजिए, 1 माइनस 2.5 करें, 2 माइनस 2.5 करें। जरा सॉल्व करके मुझे इसका सम बताइए।
जी बताइए इसका सम क्या है? मैम 6 आ गया। इसका सम 6 आ रहा है? यस 0 आ रहा है। 0 आना चाहिए, मैं जरा इसको चेक कर लूँ कैलकुलेटर से, मुझे यस खुद मैम, वो माइनस गलत बात है ये वैसे। अब लोग कैलकुलेशन तो इतनी ठीक करनी चाहिए ना। मैम -1 में नहीं। जब आपने x माइनस एक्स बार किया है, जस्ट x जीरो माइनस आ रहा एक्स है बार, मैम। तो 0 ही आना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी है ये इसकी। कैसे आपका 6 आ गया है? बाकी स्टूडेंट्स का क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना? यस मैम। ठीक हो गया, यस 0 आ मैम, गया, जो आ रहा है। एग्जैक्टली। थैंक यू। 0 आ गया। अब हमें पता चल गया कि द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी और ये हमने प्रूव कर लिया आज प्रॉपर्टी डेटा से। इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉब्लम को इन्होंने कहा है कि सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हम इसको एब्सोल्यूट ले लेते हैं इस टर्म को। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी मूव टू द एब्सोल्यूट टर्म। अब देखिए हम कोई एब्सोल्यूट टर्म लेते हैं। जब हम एब्सोल्यूट टर्म ले लेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। एब्सोल्यूट टर्म लेके देख लेते हैं। पहले का आंसर क्या आया था? 1 माइनस 2.5 इक्वल्स टू माइनस 1.5। 1.5। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आपने इसका एब्सोल्यूट टर्म लेना है। जब x माइनस एक्स बार का मोड ले लेते हैं, वो एब्सोल्यूट टर्म ले लेते हैं, तब क्या होगा? माइनस 1.5 किसके इक्वल आ जाएगा? 1.5 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माइनस है हम उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। अब बताइए मुझे जल्दी जल्दी इनके जो आंसर्स निकाले आपने, इनकी एब्सोल्यूट टर्म ले और आंसर बताइए। मैम 4 आ रहा है। बाकी भी जरा बताइए, कंफर्म कर लेते हैं। यस मैडम, 4 आंसर है। जी 4 आ गए, ठीक है। अब देखिए 4 आ गए, नॉट इक्वल टू 0 आ गए, इसलिए हमने मोड एब्सोल्यूट टर्म ली थी। अब हमारे पास मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन इक्वल्स टू सम x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। और x माइनस एक्स बार का सम कितना है? 4। टोटल कितना है आपके पास? 4 इक्वल्स टू 1। आंसर आपके पास आगे मीन डेविएशन इक्वल्स टू 1। देखिए कोई नंबर ही आया ना आपके पास, 0 तो टर्म नहीं आई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई थी। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इसमें एब्सोल्यूट टर्म लिए कि हमारे पास कोई आंसर है कि हमें पता चले कि कितना डिस्पर्शन इनके दरमियान में तकरीबन आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 का आ रहा है। ठीक हो गया? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको? ओके, so we avoid the difficulty from the property of the sum of deviation of observation from the mean as 0। इस प्रॉपर्टी की डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए हमने जो है वो एब्सोल्यूट अप्लाई किया है। अब हम करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। देखिए आप इसका टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक्स आपने लिख दिया 10 20 30 40 50, एक्स माइनस एक्स बार। सबसे पहले तो आप एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार इक्वल्स टू सम एक्स डिवाइडेड बाय n, 150 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 30। आपने क्या किया? एक्स माइनस एक्स बार किया, 10 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 20 एंड सो ऑन। इसका आपने एब्सोल्यूट टर्म ले लिया और टोटल 60 आ गया। मीन डेविएशन इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 12। अब कोएफिशिएंट आपने फाइंड करें तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। What is mean deviation? 12. And what is mean 30? Divide them. The answer is 0.4. ये आपके पास आ गया mean deviation। अब आ जाते हैं हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा है। ये एक्चुअली मैंने डेटा यूज किया है, ये वाला डेटा मेरे पास था मार्क्स का और एफ का डेटा था। जस्ट डेटा मेरे पास था मार्क्स का और एफ का डेटा था। mean deviation is calculated from formula mean deviation equals to sum f x minus x bar divided by sum f। Steps: first calculate midpoints x
जाहिर है जब आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे. देन फाइंड मीन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला x bar equals to sum fx divided by sum f. Subtract mean from the midpoints. अब x को हमने जो अपने नंबर ऑब्जर्वेशन है उसको मीन के साथ माइनस कर देना, x माइनस एक्स बार, एंड अप्लाई एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट टर्म जो हमने अप्लाई कर देनी है. Multiply f to the make f x minus x bar and sum it. Last step is to divide the third step by the total frequency, and the total frequency is sum f. देखिए आपके पास डेटा है मार्क्स का फ्रीक्वेंसी. इसमें आप सबसे पहले x निकालेंगे, fx निकालेंगे और मीन निकालेंगे. देखिए आपके पास fx कितना है, आपके पास fx है 5540. आपने इसको डिवाइड कर देना सम f के साथ. मीन फाइंड करने के लिए 120 के साथ डिवाइड किया, विच इज 46.17. अब 46.17 तो आ गया. अब आपने क्या करना है कि आपने हर x वैल्यू में से उसको माइनस कर देना है 46.17 को. 4.5 फर्स्ट वैल्यू देखिए, 4.5 माइनस 46.7, द आंसर इज माइनस 41.69. आपने इसके एब्सोल्यूट टर्म ली तो आपके पास क्या आ गया 41.67. फिर आपने इस एब्सोल्यूट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया f के साथ, तो आपके पास f क्या है 2, और आपके पास आंसर आया था 41.67. इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपके पास लास्ट कॉलम का जो आंसर है वो आ जाएगा 83.834. इसी तरह से आपने सारे कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लेंगी है, और टोटल आपके पास आ गया 1353.36. मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू सम एफ x minus x bar divided by sum f equals to 1353.36 divided by 120 equals to 11.28 marks. Now the coefficient of mean deviation equals to mean deviation divided by mean. The answer of the mean deviation is 11.28 and divide them by the mean, which is 46.17, and the answer is 0.2. देखिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया. अब अगर किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ. जी पूछ लीजिए. जी स्टूडेंट सबको क्लियर है ये स्लाइड्स? यस. Yes, ma'am. ओह तकरीबन हमारे जो टॉपिक्स मिस हुए थे वो सारे कवर मैंने कर दिए हैं. बस अभी एक लास्ट रह गया, वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, वो हमने पढ़ लिया है. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में भी हमारे पास एक पॉइंट है जो तब मैंने मिस करवा दिया था, लेकिन वो भी मैंने मिस इसलिए करवाया था क्योंकि हमने तब क्वार्टाइल्स नहीं पढ़े थे. अब हमने क्वार्टाइल्स पढ़ ली हैं, वो भी हम उसमें स्टडी कर लेंगे किस तरह से हमने खुद डिटेक्ट करना है. जो जो टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं ना वो एक लिख करना, मैं आपके सीआर को चेंज कर दूंगी. इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने ये टॉपिक सारे स्टडी किए हैं गोल 1 से लेकर 5 तक. ठीक है, लिख दूं मैं फिर वो टॉपिक सारे? Yes, ma'am. यस मैम. जैसे मैं स्टार्ट से लिख दूंगी, स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्पर्शन एंड descriptive and inferential, then collection of the data, types of the collection of data, methods, then variables and constant, pie charts, histogram. मतलब जो जो हम पढ़ चुके हैं ना उनके जो टॉपिक्स हैं ना वो मैं लिख कर ना आपके सीआर को सेंड कर दूंगी, आपको फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, इससे आप लोग की तैयारी के लिए भी आसानी हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इन पूरे कॉल में. ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा प्रिपेयर करेंगे. मुझे भी पता चलेगा कि फीडबैक अच्छा आया है कि मैंने पढ़ाया है आप लोग को कुछ, वरना अगर रिजल्ट भी ना अच्छा है तो टीचर्स भी डिसहार्ट हो जाते हैं कि इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है. 95% स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन में सो रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. मैम
ये बात कितनी अच्छी मैं लगी ना, स्पेशली 8 ज्यादा आवाजें आ रही हैं ये। का सारे सो गए। जी जी स्पेशली 8 बजे वाली क्लास में ज्यादा बच्चे सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर है वो एक सुबह सुबह क्लास देते हैं, बिल्कुल ही 8 बजे की क्लास। बाकी में तो आके थोड़ा सा फ्रेश हो ही जाते हैं। मैम क्लास लोरी की तरह लगती है। क्या लगती है, सॉरी? जैसे बच्चों को लोरी देती है ना, वैसे ही। मैम लीव कर दें? आपने लीव करनी है तो आप लीव कर लीजिए, मैं तो लीव नहीं करनी। ओके मैम, वैसे ही सिर्फ पूछना। मैंने अभी आप लोग को बॉक्स प्लॉट के वो पॉइंट क्लियर करने हैं जो मिस हो गया है। चलिए, अब आप मुझे बताइए बॉक्स प्लॉट में कितनी समरीज आती हैं? Box plot is a summary of how many methods? क्या मैम समझ नहीं आया? बताती हूँ, 1 minute. G79 आप बताइए, box plot is a summary of how many methods? अब आपने वो methods बताने 79, जल्दी जल्दी बताइए। यस मैम। जी आपसे पूछ रही हूँ 79, box plot is a summary of how many numbers? How many methods, sorry? मैम 3 मेथड्स हैं। जी 3 मेथड है मैम। ठीक है, और 3 methods कौन से हैं? तीन methods कौन से हैं? 163 आप बताइए मुझे, box plot is a summary of how many methods? 3 मैम। दोस्त की बात पे इतना यकीन आया कि आपने भी 3 कह दिए। मैम आप बॉक्स प्लॉट के पार्ट फॉर्म पे कितने बॉक्स पार्ट प्लॉट के अंदर ना कुछ मेथड्स आते हैं जिनकी समरीज को हम डिफाइन करते हैं। जी 5 किसने कहा है 5? जी 13 बताइए, हाउ मेनी मेथड्स बॉक्स प्लॉट कंप्राइजेस ऑफ, और बॉक्स प्लॉट कंप्राइजेस ऑफ समरीज ऑफ हाउ मेनी मेथड्स? हाँ जी 13 रोल नंबर 5 है, ठीक है। और 5 कौन कौन से आप ये बताएंगे? जी जी ठीक, 5 ही हैं, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने मैम। लोअर वैल्यू और Q1 जी जी Q1 और मीडियन Q2 जो ठीक है, कहते हैं, Q3 ओके एंड अपर वैल्यू, नेक्स्ट। Q3 एंड अपर वैल्यू। Q3 एंड अपर वैल्यू तो एक ही है ना, Q3 एंड अपर वैल्यू मतलब आप किसको कह रहे हैं अपर हायर वैल्यू? वैल्यू,
मैक्सिमम मैम जो डाटा में सबसे अपर वैल्यू बड़ी वो वैल्यू होती है, आप ये कह रहे हैं ना, तो उसको जी अच्छा मैम। मैक्सिमम वैल्यू आप कह रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू कह रहे हैं आप, ठीक ठीक हाँ जी। ठीक मैम हो ये गया तो जी। मैम ये तो बॉक्स प्लॉट के पार्ट नहीं हुए कि बॉक्स प्लॉट को फाइंड आउट करने के लिए ये तो मेथड बॉक्स प्लॉट पार्ट में है। ये 5 मेथड्स आते हैं ना, अभी तो पूछी थी बॉक्स प्लॉट मैम मेथड तो की एक ही है। समरीज। बॉक्स प्लॉट के अंदर 5 मेथड्स हैं, Q1 Q2 Q3 मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके मैम, हमें सवाल समझ गए। A box plot is a 5-number graphically display of the collected data based on the minimum value, maximum value and 3 quartiles हैं। ये तीनों मेथड्स हैं जिसके जो बॉक्स प्लॉट इनको समराइज कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक हो गया, बॉक्स प्लॉट जो है वो अपने अंदर समराइज कर लेते हैं। हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास जो लास्ट जो फर्स्ट विस्कर स्टार्ट हो रही है वो मिनिमम होती है, फिर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप जो स्टार्टिंग रेक्टेंगुलर शेप है वहां पे हमारे पास Q1 आता है, सेंटर में जो रेड लाइन है वो हमारे पास मीडियन होता है, और जब ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है जहां तक वो हमारे पास Q3 होता है। ऊपर आप देखते हैं जो विस्कर हमारे पास एंड हो रही होती है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक हो गया, इसको मैं उसमें करवाती हूँ। अब हमें जज करने हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स जो है अब हमने अपने बॉक्स प्लॉट के अंदर जज करने हैं जी। रोल नंबर 22, अब आप मुझे बताएं व्हाट इज आउटलायर्स, व्हाट आर आउटलायर्स। मैम दोबारा पूछना 1 मिनट क्वेश्चन। आउटलायर्स क्या होते हैं जी, 22 आप बताइए। जी रोल नंबर 22 आप मुझे बताइए कि आउटलायर्स क्या होते हैं। पढ़ लिया होता तो फिर आंसर भी दे देते जी। कोई और बताइए, मुझे बताइए। मैम मैम आउटलायर वो होता है जो हमारे डाटा से काफी दूर हो वैल्यूज। The values which are far from our data are called outliers। ठीक हो गया, आपने सही बताया। चलिए जी, ये आगे हमारे पास बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम Q1 Q2 एंड Q3 होते हैं। अब हमने बॉक्स प्लॉट के अंदर डिटेक्ट करने हैं अपने आउटलायर्स। इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर जो बहुत दूर होगा, लेकिन उस नंबर दूर की भी तो कोई लिमिट होगी ना। आप ये बताएंगे ना कि ये नंबर इस बाउंड्री से बाहर चला गया। अब हम स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास बाउंड्री क्या है, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। जी आप लोग लिख लीजिए। आउटलेट्स कैन बी डिटेक्टेड एज, नहीं, आउटलेट्स कैन बी डिटेक्टेड, outlets can be detected if it is less than, outlets can be detected if it is, if they नहीं outliers बोला मैंने, outlets can be detected if they are less than Q1 minus 1.5 IQR or greater than outliers can be detected if they are less than Q1 minus 1.5 IQR or greater than Q3 minus 1.5 IQR।
where IQR equals to Q3 minus Q1. मैम लेस देन क्या बोला था? Less than Q1 ओके मैडम। लिख लीजिए आप लोग ये। Sorry, the Q3 plus है, I guess. Yes, plus है. Plus 1 IQR. ठीक हो गया? IQR का फॉर्मूला आपके पास क्या है? Q3 minus Q1. IQR equals to Q3 minus Q1. IQR आपके पास क्या है? Q3 minus Q1. अब क्या होगा कि आपके पास ना ये बाउंड्री सेट कर दी गई, Q1 minus 1.51 QR और Q3 plus 1.51 QR। वो नंबर जो इस बाउंड्री फर्स्ट वाली बाउंड्री से लेस होंगे, वो नंबर जो इस बाउंड्री से ग्रेटर होंगे, वो आपके पास क्या होंगे? आउटलायर्स। हमने आउटलायर्स डिटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री सेट कर दी गई। बाउंड्री हमारे पास लोअर बाउंड्री कितनी है? Q1 minus 1.5 IQR और ग्रेटर देन का मतलब ये है कि Q3 plus 1.5 IQR से बड़ी वैल्यूज। ये दोनों के दरमियान में जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आउटलायर्स नहीं है। लोअर वाली बाउंड्री से जो पीछे वाली वैल्यूज है और अपर वाली बाउंड्री से जो आगे वाली वैल्यूज है, वहां तक अगर आपके पास वैल्यूज आ जाती है, उनको आप कहेंगे कि हमारे पास आउटलायर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, ये आपको पता है। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ 3 आ गई, मिनिमम सॉरी, और ये मैक्सिमम मेरे पास है 12। मैंने ये 12 इस तरफ से गलत आ गया, इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा, इस तरफ से आना, लाइक दिस। ठीक हो गया? अब देखिए, अगर मैंने जो मेरी बाउंड्री सेट हुई है लेस वाली, वो ये आ रही है बाउंड्री। बाउंड्री मेरी 2 पे आ रही है और ये मेरी बाउंड्री आ रही है 14 पर। तो अब मुझे बताइए, कोई आउटलायर है आपके पास इस डेटा इसके अंदर? देखिए बताइए, कोई आउटलायर आ सकता है? क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम तो बाउंड्री के अंदर लाई कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? सोचने की बात है। 14 और 2। 14 और 2 तो मैंने बाउंड्री सेट कर दी है ना। क्या इनसे वैल्यूज 2 से कोई नीचे वैल्यू है और 14 से कोई ऊपर वैल्यू है? नो मैम। नो मैम। अब आप मुझे बताइए, जब मैक्सिमम में 12 है तो 12 से ज्यादा तो कोई नंबर ही नहीं है। मैक्सिमम में आपके पास वैल्यू 12 है ना, मैक्सिमम वैल्यू। ये 14 और 2 मैंने बाउंड्री सेट की है, ये नंबर कोई नहीं है, ये जस्ट बाउंड्री सेट की है। ये वाली बाउंड्री जो मैंने पहली वाली 2 सेट की है वो मेरी यहाँ से आई है, और जो मैंने 14 सेट की है वो मेरी यहाँ से आई है। ठीक है? तो आप ये चेक कीजिए कि जो आपने देखा कि 12 जो है, जो मेरा लास्ट नंबर था वो 12 था, और वो 12 मेरा बाउंड्री के अंदर आ रहा है। जो मेरा फर्स्ट नंबर था 3, वो भी मेरा बाउंड्री के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कुछ चीजें चेंज कर देती हूँ, लाइक जी। अब मुझे बताइए, क्या आपके पास फिर कोई आउटलायर आया है कि नहीं आया? 3 आया यस मैम। मैम। अब मैम आपको 3 देखने में लग आपको रहा है 3 है। कि अपर साइड में तो कोई आउटलायर नहीं है, लेकिन जब मैंने लोअर साइड में देखा तो मैंने देखा कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू जो मेरे डाटा की थी वो 3 थी, लेकिन बाउंड्री सेट 4 हुई है। इसका मतलब ये जो 3 है नंबर, ये मेरे पास आउटलायर आ गया। तो जो मिनिमम वैल्यू है ये मेरे पास डाटा की आउटलायर वैल्यू है, मतलब ये डाटा से थोड़ी दूर है, ये बाउंड्री से बाहर निकल गई है। तो आप ये चेक करें कि बाउंड्री सेट 4 पे हुई थी, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपके पास 3 थी। इसका मतलब है कि ये आपकी बाउंड्री से बाहर निकल गई, तो ये आपके पास क्या है? आउटलायर है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया? आप ये देखिए, ये Q1 है और ये Q2 है, 3 है सॉरी, और ये आपके पास मीडियन है। जो इनका डिफरेंस आएगा वो IQR है। देखिए IQR मैंने ऐसे लिखा है ना,
Q3 माइनस Q1 जो इनका डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कितना आ रहा है, आई गेस ये 8 आ रहा है और ये आपके पास 6 आ रहा है, तो मुझे बताइए कि आपके पास वो कितना हो जाएगा, IQI कितना हो जाएगा और ट्रायल रेंज कितना हो जाएगा, बताइए। 2। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ठीक हो गई, बल्कि 8 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वैसे चलिए 8 ही सही है। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 2 आगे 2 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ और इसको Q1 के साथ माइनस कर दे और फिर नीचे आप Q3 के साथ प्लस कर दीजिए, फिर वो आप अपने बाउंड्री सेट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग आउटलायर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं किसके अंदर, बॉक्स प्लॉट के अंदर। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैम ये डिस्पर्शन वाला टॉपिक भी मिड में शामिल है। देखिए गोल 5 तक सब कुछ है, गोल 6 जो है वो मैंने अभी शुरू नहीं किया, हालांकि गोल 6 वाला ये हमारा था वीक। एक्चुअली मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये टॉपिक जो नहीं लिखे हुए थे कोर्स आउटलाइन में वो भी इंक्लूड थे, वो लेकिन वो हमारी डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि ये इंक्लूड है, इसलिए फिर जो मैंने मिस कर दिए थे वो मैंने पहले कवर कर ली थी। उसके बाद आपका जो है वो गोल्स जो है 6 स्टार्ट करवाओगे। मैम ये बाउंड्रीज किस तरह सेट करेंगे? ये अभी जो माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा उससे वो सेट करना, उसे सेट कर देना, वो हमारी लोअर एग्जैक्टली बाउंड्री होगी। एग्जैक्टली। ठीक मैं है। ना एक वही एग्जांपल ही देख रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल देख के बताती हूँ। हम लोग के लिए नेट से देख रही थी कि शायद कोई और एग्जांपल मिल जाए, क्योंकि अभी तो मेरे पास बना हुआ कोई बॉक्स प्लॉट नहीं है। ये देखिए जरा, मैंने वैसे अभी एग्जांपल निकाली है आपके पास। 25 परसेंटाइल का मतलब है Q1 और 75 परसेंटाइल का मतलब है Q3। आप ये देखिए बाउंड्री इन्होंने सेट की है ना, जो ये इन्होंने बार बनाई है हाईलाइट करके, वो है 1.5 IQ, एटमोस्ट 1.5 IQ। अरे ये वही वाली लाइन है जो मैंने आपको लिखवाई थी ना, Q1 माइनस 1.5 IQR, और यहाँ पे लिखा हुआ है Q3 प्लस 1.5 IQR। आप ये देखिए इन्होंने आउटलेट्स को ऐसे डिटेक्ट किया, मैंने 2 डॉट्स इधर आ गए जो बाउंड्री से बाहर निकले और अपर वाली साइड पे 4 डॉट्स हैं वो बाहर निकले, इन्होंने बता दी कि आपके पास 6 आउटलायर्स है इन दिस डेटा। जी अब क्लियर हुआ आप लोगों को कुछ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मजीद क्लियर हो गया होगा। ओके, मैम बाउंड्री बता देना किस तरह बनाएंगे। अभी फॉर्मूला लिखा तो था मैंने। नहीं, हम उसको प्लॉट किस तरह करेंगे उसको? आप उसको जो आंसर आएगा उसको इसी तरह जैसे आपने Q1 Q3 प्लॉट किया था, उसी आंसर को आपने फिर y एक्सिस पे देखने कहाँ आ रहा है उधर लाइन बना देनी छोटी सी नीचे, वैसे सेट कर दी जैसे मैंने लाइन सेट की थी। अब मेरे पास शायद वो मेरा व्हाइट बोर्ड बना हो, ये देखिए जैसे मैंने सॉल्व किया ना ये वाली पूरी टर्म, ये देखिए ये वाली पूरी टर्म सॉल्व करने के बाद ये वाली टर्म की बात करें, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया है 4। तो मैंने इसको देखा कि मेरे स्केल में 4 कहाँ आ रहा है, वहां मैंने छोटी सी बार बना दी, 4 को हाईलाइट कर दिया। ठीक है ओके जी, ठीक है मैम, इसमें ओके। सिर्फ एक आउटलायर है फिर 3 बस? मेरा बस क्वेश्चन इसमें मैंने आपको एग्जांपल में एक दिया था, अभी मैंने आपको दोबारा एग्जांपल नेट से देख के बताई कि आपके पास एक से ज्यादा भी आउटलेट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही नहीं, होंगे, अभी हो सकते हैं फिलहाल दोनों। मैम एक ही है ना। इसमें तो एक ही है, अभी तो मैंने जो एग्जांपल सेट किए व्हाइट बोर्ड पे वो एक ही है। और मैम आउटलायर्स की काउंटिंग हम किस तरह करेंगे?
जैसे वो भी आपको एग्जांपल दिखाई थी, डॉट्स बने होंगे, आप उस तरह काउंटिंग मैं कर वो सकते जो हैं। हम प्लॉट कर रहे होते हैं जिस टाइम, उस टाइम हमने अपने मतलब अपने मुताबिक हमने डिफरेंस रखा होता है ना हाँ प्लॉटिंग जी, के दौरान। 2 4 8 इस तरह भी हम स्किप करके भी रखते हैं, कहीं हम 1 2 3 इस तरह सीक्वेंस में भी रखते हैं। तो फिर अगर 2 4 उससे तो इस तरह फर्क नहीं हो पड़ता। तो जो क्यू बीच में फोर वैल्यू स्किप कर रहे हैं उसको हम काउंट करेंगे। कौन सी वैल्यू स्किप कर रहे हैं आप? मैम प्लॉटिंग के दौरान अभी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह ग्राफ नहीं के ऊपर हम प्लॉटिंग करते हैं तो उसको जी, जिस तरह अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस में हमने की हुई है ना 1 2 3 4 5 14 तक जा रही है 1 2 एक सीक्वेंस के हाँ अंदर। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम प्लॉट करते हैं 2 इवन नंबर्स के साथ सिर्फ 2 4 8 तो इस कर तरह, सकते हैं, तो उसके कर बाद जो सकते बीच में स्किप हो रही है यहाँ पे वैल्यू सीक्वेंस में नहीं आ रही उसको काउंट करेंगे। हैं। यस, उसको काउंट करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 4 के बाद 6 आ गए और मेरे पास जी 5 आ रहे हैं, तो आप यहाँ हाईलाइट कर देंगे उसको। ठीक है। ठीक है, वो आप करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलें, यहाँ तक हो गया हमारा, जो ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब गोल 5 में जितने भी जो भी मिस हुए थे, ठीक है, मैं वो टॉपिक्स लिख के ना सेंड कर दूंगी आप लोग को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, आप लोग की क्लास में मतलब ये लेक्चर एंड हो गया, लेकिन मैंने मीटिंग एंड अभी नहीं करनी है, वो टाइम पे एंड कर। मैम मेरा एक सवाल है। पूछिए पूछिए, जी जी पूछिए। मैडम जी, जो हमने हिस्टोग्राम और जाई वो हाँ पाई जी, चार्ट पढ़े हैं, अगर ये हाँ जी, पेपर में आते हैं तो हम इसको एक्सेल में बना के स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं उसका, नो। जब मैंने हैंड आपको राइटिंग का। सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाया, नहीं, मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाई, आपको बाय हैंड बनानी है। मैम इसमें तो टाइम लगेगा, फिर वो बनाने में टाइम लगता है, 2 घंटे का इतना पेपर। पेपर तो ऐसे ही बनाऊंगी ना कि आपका कवर हो जाए इसके अंदर। आपको थोड़ी स्पीड तो रखनी है ना। ये तो फिर गलत हो जाएगा कि अगर आप वहां से बना के, मैंने तो एक्सेल जब आपको पढ़ाया ही नहीं, तो फिर मैं एक्सेल पे कैसे कहूंगी। सॉफ्टवेयर आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी फिर जब सॉफ्टवेयर में मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो फिर मैं आपको कहूंगी कि आपने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करना है। ओके मैडम। ठीक है, क्यों अभी मैंने आपको बाय हैंड बड़ा काम करना है, तो आपने बाय हैंड ग्राफ्स बनाने हैं पेपर के ऊपर, अपने वही जो आपके जो एग्जाम पेपर्स होते हैं उसके ऊपर आपने बनानी है, और उसको वही पिक्चर लेकर जो पीडीएफ फाइल पे बनाते हैं उससे आपने सेंड कर देनी है अपनी जी आपका ठीक पेपर। है। ठीक है, चलिए, आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, इससे बाकी की भी दूर होगी। किसी भी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करके नहीं देना, ठीक है। ये आपने बाय हैंड खुद से बनाने हैं, स्केल भी और उसका सेट करना है। बाकी तो फिर आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितनी चीटिंग करते हैं, कितनी नहीं करते।